नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश भर के राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर मुखर हो गए हैं। राज्य अधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और साल 2012 से लंबित पड़े प्रदेश के तमाम राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण जैसी मांगों को लेकर तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले माह के धरने में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी। इसलिए तयशुदा कार्यक्रम के तहत राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने चीनीकरण के लंबित मामलों के जल्द समाधान के लिए शासन प्रशासन का विरोध कर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। राज्य आंदोलनकारी की माने तो इनके चिन्हीकरण के लिए 31 दिसंबर 2021 को एक शासन आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी आंदोलनकारी को प्रार्थना पत्र जमा करने के लिए कहा गया था ताकि इनको सूची में शामिल किया जा सके। पर अफसोस आज भी सैकड़ों नाम की लिस्ट महज फाइलों तक सिमट कर रह गई है। और तो और इनमें से कई राज्य आंदोलनकारी दिवंगत भी हो चुके हैं। ऐसे में सूची में शामिल होना तो दूर, बल्कि अफसोस यह है कि इनमें से कई राज्य आंदोलनकारियों की कई महीनों से पेंशन तक भी नहीं आई है। 10% क्षैतिज आरक्षण पिछले 10 साल से पुनर्बहाली के लिए जिस प्रकार से शासन के अंदर केवल कुछ अधिकारी मैं बार बार इंगित कर रहा हूं, अन्यथा सरकार की वो किरकिरी भी करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की जो वायदा खिलाफी जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं धामी जी को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। इस राज्य की लड़ाई के लिए मात्र 3 व्यक्ति शहीद स्मारक में बैठे थे, दिवंगत सुशीला बलूनी जी, ध्यानी जी और बड़े भाई रामपाल जी। तो वो 3 आदमी इस राज्य को ले सकते हैं। माननीय बडूनी जी के नेतृत्व में जो आहुति जली थी, आज अगर हमें जरूरत पड़ी तो तमाम वो 5 वृद्ध महिलाएं हमारी मातृशक्ति जो हमारे को लिख के दिया हुआ है, वो माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ बैठेंगी और सारी चीज, चाहे भू कानून हो, 10% क्षैतिज आरक्षण हो, चिन्हीकरण के मसला हो, तमाम पेंशनों के जो मामले हैं उनका शीघ्र निस्तारण होगा। मेरा निवेदन है सरकार से, इस आज की सभा के माध्यम से कि 1994 से जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे वो अभी तक भी चिन्हित नहीं हुए। सरकार ने वादा किया था 10% आरक्षण का, वो कई बार हो गया कि बहाली कर दिया, लेकिन कोई बहाली नहीं हुआ। अभी तक वो आरक्षण लागू नहीं हुआ और उत्तराखंड आंदोलनकारियों की अपेक्षा क्यों कर रही है, क्यों उनको मतलब तरसा रही है और उनको परेशान कर करके चिन्हीकरण तो करना ही पड़ेगा। हर हालत में हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे अगर चिन्हीकरण नहीं किया तो। धामी सरकार के 1 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों का जो ब्यौरा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने छापा है, उसके पहले पन्ने के पहले पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में यह लिखा है कि राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल कर दिया गया है। ये सरकार की उपलब्धि है। करोड़ों रुपया इसके विज्ञापन में बहाया गया है। परंतु 21 अप्रैल को मैंने इसी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया था। 15 लोग वहां बैठे थे जिनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थे। वो 10 सालों से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के घूम रहे हैं। उनका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ, वो ज्वाइन क्यों नहीं हुए? अगर ये आरक्षण मंजूर कर दिया गया है तो जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो आरक्षण 10% को लेके जो बात हो रही है, धामी जी ने कहा कि वो आप लागू हो गया है, लेकिन आज की डेट तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ। 2013 में मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी आज की डेट तक मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। तो कहाँ आरक्षण लागू हुआ है बताइए आप? और मेरे साथ के और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। देखिए, मुंह से बोलने के तो पैसे लगते नहीं, हालांकि इन्होंने पैसे भी लगा दिए। मैं कह रहा हूं कि सरकारी विज्ञापन में करोड़ों रुपया खर्च हो गया, उसके बावजूद धरातल पर कुछ हुआ नहीं है। अन्यथा हम सब लोग इतने विपरीत मौसम में यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंच जाएं, या 5 तारीख जून से हम लगातार धरने पर बैठे हैं। राज्य अधीन सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चीनीकरण से जुड़े मसलों पर सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा ने शासन और सरकार डिफेंस किया है,
तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शासन और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। कुछ चिन्हीकरण का मामला आंदोलनकारियों का कहना है कि वो लंबित है, लेकिन हमारा सभी आंदोलनकारी साथियों से ये अनुरोध है कि धैर्य और संयम रखें, सरकार पर भरोसा रखें। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण का विषय हो, मानदेय बढ़ाने का विषय हो, सारे विषयों को करने का काम किया है और राज्य हित में लगातार मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। सभी आंदोलनकारी साथियों को अपनी मांगों पर इंतजार करना चाहिए, धैर्य और संयम रखना चाहिए और सरकार के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ये आंदोलनकारियों की तमाम मांगों के बारे में सरकार लगातार जो बयानबाजी कर रही थी उसकी पोल अब खुल रही है कि राज्य आंदोलनकारियों की किस तरीके से धामी सरकार में अनदेखी हो रही है। और 6 साल से जो है आंदोलनकारी लगातार अपनी विभिन्न मांगों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जितने भी मुख्यमंत्री अब तक बने हैं 6 सालों में, सभी के दरवाजे पर आंदोलनकारी गए हैं, चाहे उनके चिन्हीकरण की मांग हो, चाहे जो है 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग हो। आंदोलनकारियों की भावनाओं से लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है और 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी बयानबाजी से आगे सरकार अभी तक नहीं बढ़ी है। शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ और मजबूरी में आंदोलनकारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और राज्य आंदोलनकारियों का जो चिन्हीकरण है, कई बार घोषणा करने के बाद, कई बार आवेदन पत्र जमा कराने के बाद भी सरकार उस पर कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। निश्चित जो है चिंताजनक बात है। HNN 24x7 के लिए अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रदीप कुकरेती राज्य आंदोलनकारी हैं, मीनाक्षी घिल्डियाल यूकेडी प्रवक्ता और विजेंद्र रावत जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी प्रदीप कुकरेती जी, एक बार फिर आप लोग लामबंद हो गए हैं सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर। 22 दिन हो गए हैं आपके धरना प्रदर्शन को लेकर। आज आपने डीएम कार्यालय का घेराव भी किया था। क्या मांग रखते हैं और क्यों लगता है ऐसा आपको? मांगे कब तक पूरी नहीं हो रही, क्या वजह है इसके पीछे मानते हैं? देखिए, इसमें निश्चित रूप में जो पिछला कार्यकाल अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कहूँ तो वो बिल्कुल नील था, जिसमें माननीय त्रिवेंद्र रावत जी थे। उन्होंने ना इस विषय पे कोई चर्चा करी, ना इस विषय पे जिक्र किया, ना इस विषय पे कोई किसी को मतलब कोई इंटरेक्ट हुए ही नहीं वो। लेकिन दूसरी सच्चाई ये थी कि जब धामी जी आए तो धामी जी क्योंकि अंतिम वर्ष में जो उन्होंने जो अपनी पारी उन्होंने जिम्मेदारी शुरू करी, उसमें जब हम उनसे मिले, वो मिले भी उनसे जो हमने बातचीत करी, चाहे 10% क्षैतिज आरक्षण के जो हमारा प्रस्ताव 2015-16 से जो वहाँ राजभवन में लंबित था, उसको मंगाने के लिए, वापस मंगाने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजा, उसकी पहल करी। निश्चित रूप में उन्होंने मानदेय भी बढ़ाया और हमारी मांग पे उन्होंने शासनादेश भी जारी किया कि चिन्हीकरण होना चाहिए। वो 31 दिसंबर 2021 में जब चुनाव से पहले जब उनकी आखिरी पारी चल रही थी, उसमें उन्होंने शासनादेश जारी किया था कि ये प्रार्थना पत्र जमा कर दी जाए ताकि उनका निस्तारण हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारें जब भी काम करने की कोशिश करती हैं तो कुछ अधिकारी हमेशा लगुना लगाने का काम इसमें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय धामी जी, जिस तरह से आप कई चीजों को लेके बिल्कुल लामबंद हैं, अड़े हुए हैं कि भाई ये क्यों नहीं हुआ है, मुझे शर्म आ रही है कहने में कि 2013 से अब 23 आ गया है। वो 10% क्षैतिज आरक्षण पुनर्बहाली कोई नई चीज नहीं मांग रहे हम, वो ऑलरेडी 2004 से हमें मिलती आ रही थी। अब आप ये लगाओ जी 2013 में जो आदमी 30 साल का रहा होगा, 35 साल का रहा होगा, 40 साल का रहा होगा, वो कितने साल का हो गया होगा? ठीक है, वो मतलब अब आश्रित भी जो है ओवर एज होने जा रहे हैं। उसमें हमें 50 साल तक आयु को लोगों को अप्लाई करने का अधिकार था। तो ये कुछ अधिकारियों की हिला हवाली या नकारापन कह दो, तो वो एक तरह से जो ऐसे अधिकारी होते हैं, वो किसी की भी सरकार हो, कोई भी दल की हो, उसमें सरकारों की भी किरकिरी होती है ऐसे में। क्योंकि चिन्हीकरण का मामला है, इसमें जिला प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 13 के 13 जिले में उस शासन आदेश पे गौर नहीं किया गया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ये बात बिल्कुल फेस टू फेस बता दी है।
10% 33 आरक्षण में पहले कोर्ट में गुमराह किया, कोर्ट से भी कहीं और गया, वो डाइवर्ट करते 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 आज ये स्थिति आ गई है कि पुनः धरना और घेरने वाली बात करनी पड़ रही है। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, आप क्या कहेंगे इस पे? आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। ये जो घेराव हो रहा है, एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। हमारे आंदोलनकारी साथी प्रदीप कुकरेती जी ने जो अभी विषय रखा है कि राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण और 10% 36 आरक्षण, ये उनका अधिकार है। वो कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे, वो केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। और इस राज्य के निर्माण के लिए, जहाँ इस राज्य में आज जो है सैकड़ों की संख्या में अधिकारी जो है आनंद ले रहे हैं, उस राज्य के निर्माण में इन लोगों ने अपना केवल पसीना नहीं बहाया है, बल्कि अपना खून भी बहाया और शहादतें भी दी हैं। तो ऐसे में हमारी जो उत्तराखंड की प्रदेश सरकार है, यह इस विषय को लेकर के संवेदनशील है, जैसे कि प्रदीप कुकरेती जी ने भी बताया है, और उसके लिए कटिबद्ध है कि निकट भविष्य में हमारे आंदोलनकारी साथियों को 10% 36 आरक्षण भी प्राप्त होगा। और जो उस आंदोलनकारी की सूची से वंचित रह गए हैं और उस कारण से उनको यातायात में सुविधा नहीं मिल पा रही है या उनको पेंशन नहीं आ पा रही है, तो ऐसे ज़रूरतमंद जो हमारे राज्य आंदोलनकारी साथी हैं, उनका चिन्हीकरण भी जिला स्तर पर अतिशीघ्र हमारी सरकार करने जा रही है। जी ठीक है। सूरज सिंह नेगी जी, आपके पास आऊंगी आपका वक्तव्य जानने के लिए। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? राज्य आंदोलनकारी पहले से अब आज उठा रहे थे, लेकिन एक बार फिर 10% क्षैतिज आरक्षण और चिन्हीकरण, ये दोनों मुद्दे उठाए हैं दोबारा। देखिए दिव्य दर्शनी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने आंदोलन में शहादत दी, जिन लोगों ने लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, उन लोगों की बदौलत ये राज्य बना है। और राज्य बनने के बाद कांग्रेस की पहली सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की थी, चिन्हीकरण की बात की थी और पेंशन की सुविधा देने की बात की थी। दुर्भाग्य से पिछले 7 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसने आंदोलनकारियों की जो समस्या थी उस पर गंभीरता से कार्य नहीं किया। और आज जो है अधिकारियों पर बात टाली जा रही है कि अधिकारियों ने नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि ये राज्य सरकार का फेलियर है, जो हमारे सरकार के मुखिया हैं उनका फेलियर है। क्योंकि अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती, अगर शासक चाहे, जो हमारी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो चाहें तो उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हिला हवाली कर दें। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैं भी राज्य आंदोलनकारी रहा हूं, और राज्य आंदोलनकारियों में हमने डंडे खाए, आंदोलन किए, भूख हड़तालें की, जेल भरो यात्रा में हम लोग गए। उसके बावजूद जिलाधिकारी देहरादून को हमने सारे प्रमाण पत्र सहित मेडिकल से लेके अखबार की कटिंग से लेके सारी चीज़ें हमने वहाँ पे उपलब्ध करा दी। पर आज तक राज्य बनने के 23 साल बाद हम जैसे लोगों को जो है आरक्षण की बात तो छोड़िए, हम लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो सका। और कारण भी नहीं बताया गया कि किस कारण से आपको नहीं चिन्हित किया गया। और इस राज्य का दुर्भाग्य है, जो लोग तमाशबीन थे, जो अन्य घटनाओं में जेल चले गए, उनको सक्रिय आंदोलनकारी का दर्जा दे दिया गया। और जो असली लोग थे, राज्य आंदोलन के जो सिपाही थे, उनको जो है हम तो कहते हैं पेंशन भी मत दीजिए, आप कम से कम सम्मान पत्र तो दे दीजिए कि आप लोगों में भी डंडे खाए आंदोलन में, आप लोग भूख हड़ताल पे रहे, आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन चलाया, तो कम से कम ये स्थिति जो है इस राज्य की है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत आज जो है हमारे जो है यहाँ पर अधिकारियों की बहुत लंबी चौड़ी फौज है, नेताओं की बहुत बड़ी फौज है। जो लोग प्रधान का चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, आज वो विधायक और मंत्री बने हुए हैं। तो कम से कम जिन राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत ये राज्य बना है, उन राज्य आंदोलनकारियों की भावना का सम्मान होना चाहिए और जो उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, इतने साल हो गए? आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज
मैं जो भी बात करने जा रही हूँ, हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, क्योंकि मेरे सामने बहुत रिस्पेक्टेबल लोग बैठे हैं। प्रदीप कुकरेती जी हैं जो सर मतलब उनकी सक्रिय भूमिका रही है आंदोलन में, हम सभी जानते हैं, और इस प्रकार से और भी बहुत से आंदोलनकारी हैं जिनकी सक्रिय भूमिका रही है। ठीक है, और मैं वही बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि मेरी बात आज बुरी लग सकती है, क्योंकि हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कि 10% क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए। ठीक है, हम क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो उत्तराखंड का, आप सोचिए कि जो एक कहावत है कि एवरी सिटीजन इज अ सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म, तो जब हम राज्य आंदोलन की बात करते हैं तो उस समय हर एक निवासी जो था, माफ कीजिए निवासी नहीं, मूल निवासी जो था, वो यहाँ इस आंदोलनकारी था। एक एक व्यक्ति उस आंदोलन में मौजूद था। तो आज जिनके बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे, क्या उनके माँ बाप कभी आंदोलनकारी नहीं रहे होंगे? आज जो बेटियां जो लुट रही हैं, मर रही हैं, क्या उनके माँ बाप कभी आंदोलनकारी नहीं रहे होंगे? तो आज हमारा सवाल ये है कि जो राज्य इतना संवेदनशील राज्य होना चाहिए था, जो कि आंदोलन से उपजा हुआ एक राज्य था, उसके मुद्दे, आप बड़े बड़े मुद्दे तो छोड़ दीजिए, आप देखिए जो हमें धोखा मिलता आया है, जब से ये राज्य बना है तब से हम उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको धोखा मिलता आया है। हम लोग देख रहे हैं, क्या ये चीजें आज आंदोलनकारियों को पता नहीं चल रही है कि ये धोखा है, और ये इन सरकारों द्वारा धोखा है जो ये सरकारें यहाँ पे राज कर रही हैं। अब जब उत्तराखंड राज्य बना था तब ये बात आई थी कि जब एक राज्य होगा यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिस है यहाँ उत्तराखंड के बच्चे होंगे। लेकिन उसी समय से जब उत्तराखंड के साथ धोखा हुआ, आज देखिए ना जंगल पे आप बात कर सकते हैं, ना जमीन पे आप बात कर सकते हैं, ना आप गैरसैंण राजधानी की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात हो गई। आज हमारे बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, देखिए हमारे लिए आज जो संवेदनशील मुद्दे हैं वो ये हैं कि हर एक घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी आज मिलनी चाहिए। आप देखिए आज कितना दुखद है कि इतने सालों से क्षैतिज आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे लोग, आज सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें अल्पसंख्यक कर दिया गया है। आज हमारे वोट का, हमारे धरनों का, हमारे आंदोलनों का इन सरकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने अपनी एक वोट बैंक बना रखा है। इन लोगों को पता है कि हमने कहां से जीतना है। ठीक है, धोखा हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग आज भी अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं है कि हम धोखे में हैं, ये हमें इसी प्रकार से धोखा दिया जाएगा। हम कांग्रेस की बात करते हैं, आज सर जो हैं, आप भी आंदोलनकारी रहे होंगे, मैं मानती हूँ आंदोलनकारी मैं भी थी, 4 दिन मैं भी गई थी एक धरने में, लेकिन मेरी कहीं फोटो नहीं आई, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, तो मैं अपने आप को नहीं प्रूव कर सकती कि मैं आंदोलनकारी थी। लेकिन क्या मेरा जो उस समय जो त्याग था, मेरे माँ बाप आंदोलन में जाते थे, मैं घर का सारा देखभाल करती थी, छोटे भाई बहनों को देखती थी, क्या मेरा योगदान कम कहा जाएगा? नहीं कम कहा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने तो मूल निवासी हटा दिया। आज बहुत बड़ी लड़ाई जो है, आज अपने अस्तित्व को लेके आज वो लड़ाई है। अगर मैं बात करूं कि मैं आज उस स्टेज पे भी नहीं हूं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करूं, या मैं बेरोजगार हूं, मैं इसलिए परेशान हूं, और ना ही मैं उस स्टेज में हूं कि मैं ये कहूं कि 4-5 साल मेरी जिंदगी और है, जो हो रहा है राज्य में होने दो, मैं तो अपना 4-5 साल जी के जो निपट जाएगा मामला। मैं आज उस स्टेज पे हूं जहां पे मुझे लगता है कि भविष्य में मेरे अस्तित्व को लेके, जो मेरी भाषा है, मेरी जो संस्कृति है, मेरे जो आने वाली पीढ़ी है, जिसके लिए ये राज्य बनाया गया था, आज उसका भविष्य कहां पर है? ठीक है मीनाक्षी जी, उसका भी जवाब लेंगे। विजेंद्र रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य जानूंगी, फिर सवाल जवाब पर आएंगे। जी, सबसे पहले बात तो ये है, हमारे 22 साल से हमारी सरकारें जो भी रही है, उन कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं रही इतने छोटे राज्य की। इसीलिए आज चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे हम अभी चिन्हीकरण नहीं करवा पाए ठीक ढंग से, और लोग असली वो थे जो इसमें थे। आपको बताऊं, अभी जो बहन कह रही थी, इसलिए कह रहे थे स्वस्फूर्त आंदोलन था, और इसमें हर आदमी आंदोलनकारी था। दूसरी बात कहूँ कि महिलाएं सड़कों पे होती थी, वो धरने पे होती थी, और घर में उसके पशु भूखे रहते थे, तो पशु भी आंदोलनकारी थे। इतना ये ऐसा आंदोलन था। लेकिन फिर भी जेलों में रहे हैं, जिन्होंने लाठियां खाई है, निश्चित होना चाहिए उनको आंदोलनकारी का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे इसमें सबसे आगे रहते थे वो थे हमारे बाजवी, जो ढोल बजाते थे, और जब लाठियां पड़ती थी तो न बेचारे ढोल छोड़ सकते थे। ढोल को छोड़ते हैं, छोड़ के भागते हैं तो गांव वाले पीटते हैं,
वो ढोल को 20 लोग ढोल को लेके भागते हैं तो पुलिस वालों ने पीटा है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, ऐसे बाजियों को जानता हूँ जिसके हाथ पैर टूटे बेचारे के, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज, वो बेचारे अनुसूचित जाति जो उनकी आवाज नहीं है तो किसी ने पूछा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई क्लियर कट, अभी तक एकीकरण की बात चल रही है। पिछली बार कांग्रेस का टाइम था, दिल्ली में ये हुआ कि साहब एकीकरण फॉर्म भरे गए, उसमें अधिकारी बैठे गए, वो सब रद्दी की टोकरी चले गए। कोई तो क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। यही कारण है कि गवर्नमेंट अभी अधिकारी की बात करते हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं। अरे अधिकारियों की क्या मजाल है, आप सब बैठे हैं, आपके पास लॉ डिपार्टमेंट है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास मिनिस्टर है, बैठ के क्लियर कट पॉलिसी बनाइए ना। क्योंकि अभी तक हम सब जुगाड़बाजी की पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। यही कारण है कि हम जो है, जो सरकार के खिलाफ जितने भी कोर्ट में केसेस जाते हैं, 80% केसेस सरकार हार जाती है, क्योंकि सीरियस नहीं है। अगर कोई नियम बनाते हैं, कोई आप नियम तय करते हैं, तो उसमें सीरियसनेस नहीं होती है। ये कारण है कि दिल्ली आदमी अपने कोर्ट में चल जाता है, वहां से जीत के आ जाता है। सरकारों को तो ये होना चाहिए कि आपके पास तमाम नेटवर्क है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास लॉ डिपार्टमेंट है, आप क्यों नहीं पहले क्लियर करके उसको बाकायदा ऐसा करें कि आप कोर्ट में लोगों को जाना ही ना पड़े। मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं, और जो आंदोलनकारी है निश्चित इनको, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं, जिनके यहाँ भूमिका रही है, उनको ठीक है आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो कभी तो इसका होना चाहिए। 22 साल में वही चल रहा था, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा, कभी आरक्षण मिलता है, कभी नहीं मिलता है, किसी की नौकरी लगी, अब कभी कोर्ट, ऐसी क्या बात है। सिर्फ अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ना ये भी अच्छा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी हावी है। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, यहाँ पर आप लोगों ने कहा, सभी ने कहा कि कुछ ऐसे चुनिंदा अधिकारी हैं जो सीरियस नहीं हैं और शासनादेश होने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ तो विजेंद्र जी दूसरी बात बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ जो शासन की मंशा है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग सीरियस नहीं रहते हैं। अगर हम बात करें, ये बात हो रही थी जब क्षैतिज आरक्षण देने की, तो कहा गया था कि हम जो है पहले इसका प्रस्ताव लेकर आएंगे, उसके बाद राज्यपाल को भेजेंगे, लेकिन जो गैरसैंण में सत्र हुआ वहां तो जल्दबाजी में के चक्कर में आप लोग प्रस्ताव ही नहीं ला पाए, उसके बाद राज्यपाल को भेजने तो दूर की बात है। तो आखिर हुआ क्या है, गलती कहाँ हुई है? अभी हमारे विद्वान पत्रकार साथी विजेंद्र रावत जी ने जो बातें कही हैं, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में हर बच्चा, जवान और बुजुर्ग उस दौर में आंदोलनकारी था। और यहाँ तक कि जब हम गांव में संपर्क करते थे, किसी रैली के लिए घर घर में जाते थे, तो हम 70 साल की बूढ़ी महिला भी अगर हमसे पूछती थी कि क्या होल उत्तराखंड बनी के, तो हम बोलते थे बूढ़ी तैयार ना आती थे नौकरी मिले। और दूसरे दिन वो महिला लाठी टेक करके सबसे पहले बस में बैठी मिलती थी, चाहे देहरादून जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो। तो बेसिकली क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश होने के कारण से यहाँ के लोगों की जो प्राथमिकता है वो सरकारी नौकरी रही है हमेशा से। वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि जो है सब लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। ये भी बिल्कुल कटु सत्य है। मैं सबके सामने इस बात को कहना चाहता हूँ। और राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जो प्रमुख नेता थे उत्तराखंड राज्य संघर्ष समिति के, उनके द्वारा सत्यापित लोगों को भी चिन्हित करके उनको कार्ड इशू किए गए, उनको पेंशन मिल रही है जी। जिनके नाम अखबारों में छपे थे या फोटो छपी थी या कोई ऐसा दस्तावेज उनके थाने में बंद होने का, जेल जाने का, या फिर प्रमुख किसी आंदोलनकारी ने जिले में उनको चिन्हित किया है, उनको सर्टिफाई किया है, तो उन सबको चिन्हित किया गया है। एक दौर इसका हो चुका है और अभी जो और भी इसमें ढिलाई दी गई है, समय समय पर शिथिलता दी जाती रही है। लेकिन दिगंबर जी, सूरज सिंह नेगी जी ने जो कहा उस बात को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा कि जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने लाठी डंडे खाए, जिनके पास सारे प्रमाण हैं, उनको तक उनका चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है, तो आखिर फिर आप किसे बोलेंगे राज्य आंदोलनकारी? ये जो सड़कों पर हैं आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने तो अप्लाई ही नहीं किया होगा। अगर उन्होंने अप्लाई किया होता तो मालदेवता और सोड़ा रायपुर किया है, मेरे पास प्रमुख आंदोलनकारी थे वो।
मेरे पास प्रूफ है। और उनका नाम सभी अखबारों में उस दौर में आता था, खुद ही ये पत्रकारिता भी करते थे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका नाम बना हो, या नहीं बनाने की, इन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की होगी तभी नहीं बना होगा, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने इनका ना बने। नहीं, मैंने अप्लाई कर रखा है, डीएम के यहाँ रिसीव करा रखी है कागज, और उसके बावजूद भी नहीं मिला है। तो ये जो अधिकारियों की कार्यप्रणाली है और जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमने जो आंदोलन लड़ा था, हम जो लड़ाई लड़ी थी, न तो प्रमाण पत्र के लिए लड़ी थी, न पेंशन के लिए लड़ी थी, न नौकरी के लिए लड़ी थी, परंतु जो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत मैं कह रहा हूं कि जो तमाशबीन थे, कहीं तमाशे में आ गए देखने के लिए, कहीं कुछ दूसरी घटना से जो है जेल चले गए, वो लोग जो है आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, वो आंदोलनकारी बने हुए घूम रहे हैं। और हम लोग जो जेन्युइन लोग हैं, 2 अक्टूबर की जो नारसन का कांड है, रविंद्र जुंगरान मेरे सामने युवा नेता थे, रणजीत सिंह वर्मा जी को पत्थर दे रहे थे कि लो वर्मा जी आप भी पत्थर चलाओ, जो आंदोलनकारियों पे हमला हो रहा है आप भी प्रत्युत्तर में पत्थर चलाओ। वो नारसन का कांड मैं गवाह हूं उसका। मेरे साथ जो शिवानंद चमोली जी हैं, यूकेडी के नेता हैं, वो हमारे पारिवारिक लोग हैं, वो आंदोलन में थे। चरण सिंह रावत जी जो पार्षद हैं वो हमारे उसमें थे। डीपी उनियाल पत्रकार साहब जो है वो भी थे, वो वहां से वापस लौट के दूसरे रास्ते गए। हम लोग जो है नारसन हमने पार किया, और सिसोना में जब आंदोलनकारियों पे गोली चल रही थी, वहां आगे बंद कर रखा था, तो हम दूसरे रास्ते को बाईपास होके चले गए। जैसे ही हमारी गाड़ी निकली, पुलिस ने वहां गाड़ियां लगा दी और नहीं जा पाए। हम जाते जाते 2 अक्टूबर को जो है दिल्ली भी पहुंच गए। बडोनी जी के जो पत्थर लगा उसके प्रत्यक्षदर्शी हम हैं, और वहां पर हमको लाठीचार्ज हुआ। किस परिस्थितियों में फिर हम वापस आए, हम दोनों भाई गए हुए थे। हमारे घर में जो है 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला कि कहाँ चले गए, सब मुजफ्फरनगर में मारे गए। वो सारी त्रासदियां हमने देखी हैं, और उसके बावजूद भी हमने तो केवल इसलिए कि भाई हमको भी एक प्रमाण पत्र रहे कि हम भी आंदोलन में थे, हमारे बच्चे भी जाने की जो है ये भी कोई आंदोलन में रहे, पर उसके लिए अप्लाई किया। आज भी मेरे पास प्रमाण है, रिसीव है जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय, परंतु नहीं बना। तो ये सिस्टम पर सवाल है, हमारे पर नहीं। हमने आवेदन भी किया है। तो ये अधिकारियों का और जो लोग इस भूमिका में हैं उनके लिए सोचने की बात है कि तमाशबीन जो है वो सर्टिफिकेट पा गए, नौकरियां पा गए, पेंशन पा गए। हमको न तो नौकरी चाहिए न पेंशन चाहिए, केवल सम्मान चाहिए। वो सम्मान आज तक हमको नहीं मिला। बिल्कुल। अब प्रदीप कुकरेती जी, यहाँ पर बात आ रही है, इतने साल हो गए, 22-23 सालों के बाद भी लड़ाई सिर्फ महज इस बात पर लड़ी जा रही है अब भी कि चिन्हीकरण करिए हमारा। अगर हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आंदोलनकारी वो जो 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड में रहते थे, उत्तराखंड आंदोलन का हिस्सा थे, उन लोगों को आंदोलनकारी माना जाएगा। लेकिन कईयों का कहना था कि हम आंदोलन का हिस्सा रहे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 2000 में या फिर 2000 के बाद हम उत्तराखंड आए। तो फिर क्या ऐसे लोगों ने भी आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की और चाहते हैं कि हमें भी चिन्हित किया जाए? देखिए, जब ये राज्य की जो कल्पना हुई थी, जब लगातार राज्य रहा, और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में ये चीजें होगी। बिल्कुल निश्चित रूप में नेगी जी ने बिल्कुल सही बात की है, दोनों ने। और जब राज्य बना और नयन दत्त तिवारी जी ने कहा कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, तो उनका बहुत तत्काल विरोध हुआ। हमारे लोग उसमें लाठीचार्ज में घायल भी हुए। लेकिन जब राज्य बन जाता है, राज्य बनने के बाद जो पहले मुख्यमंत्री आते हैं, उन्होंने जो भी शहीद परिवार थे उनके हर परिवार में से एक को नियुक्ति दी। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि जो लोग, फिर तिवारी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई कोई मानक है। जब उनसे कहा गया, क्योंकि 2 साल तक हमने इंतजार किया और हमारे हाथ खाली, तो मजबूरन हमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच बनाना पड़ा। और माननीय तिवारी जी से हमने कहा कि इस राज्य बनने के बाद हमारे हाथ तो अभी भी खाली हैं, यहाँ तो संविदा में कोई किसी पिछले दरवाजे से लग रहा है, कोई चिट्ठी पर रिकमेंडेशन में लग रहा है, तो हमारा इस राज्य आंदोलन से हमें क्या मिला? तो उसके लिए हमें एक संस्था बनानी पड़ी, संगठन बनाना पड़ा। और निश्चित रूप में तिवारी जी से जब हमने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपको पेंशन क्यों मिलती है, आजादी तो पूरा भारत मांग रहा था, आपको क्यों मिलती है? तो तिवारी जी ने ये कहा कि भाई मानक बनाए गए थे उस समय। तो हमने कहा आप भी मानक बनाइए, और तिवारी जी ने उसमें मानक बनाया, और उस मानक के आधार पर चयनीकरण का प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने लगभग उस समय मैं समझता हूँ 520 आदमियों को सीधे रोजगार से निहित किया, उन्होंने जो मानक बनाया, और 10% क्षैतिज आरक्षण दिया, और पेंशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले थे, तब तक उनकी सरकार चली गई। और हमने ये कहा कि अगर हर एक को, बिल्कुल मैं इस बात से
दोनों बातें सही है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी ये बात सही कही कि ये सरकारी रोजगार पे हमारा ध्यान होता था और सबको मिल भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात यह है सच्चाई कि हमने ये कहा कि जब यहाँ उद्योग लग रहे हैं तो हम यहाँ पे हम स्थायी आदमी को, मूल निवासी को मिलना चाहिए। तो उसमें तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हमारे, जो हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, वो खुद हमारे साथ धरने में बैठे तिवारी सरकार में कि 70% जो है हमारा अधिकार होना चाहिए। वो 70% हमारे मांग के ऊपर शासनादेश बना भी, लेकिन आज तक किसी फैक्ट्री में कहीं भी 70% का पालन नहीं अच्छा, हो रहा है। प्रदीप कुकरेती जी, ये जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत लंबे समय से पेच अटका हुआ है, विधेयक बन जाता है लेकिन आगे पास नहीं हो पाता, आगे उसमें कोई काम नहीं हो पाता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 14 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये उल्लंघन करता है, इस वजह से रोक लगाई गई थी। क्या आप लोगों को किसी तरीके से समझाया गया था कि आखिर पेच कहाँ फंस रहा है? क्या डिटेल्स दी गई थी? ये मेरे कहने में कोई हिचक नहीं है, इसमें कोई लगुना नहीं आना था। जिला प्रशासन से पीड़ित होके जो जोशी कोर्ट में गया था, जिला प्रशासन ने उसको इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसे कोर्ट में जाना पड़ा कि जो मानक बना हुआ है, मैं इस मानक में मुझे क्यों नहीं नौकरी मिल रही है। तो जो तरुण अग्रवाल जी थे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि उन्होंने बायस होके उसको जो है आपने इस तरह से लिया कि जज खुद उसको पीआईएल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम उदंडी थे, तुम्हें मिले ही क्यों? कोर्ट ने इतना बड़ा सवाल लगा दिया और उसके बाद तरुण अग्रवाल जी ने उसको पीआईएल में दाखिल, अपने आप पीआईएल में कन्वर्ट किया। और एक नकारात्मक मंशा के साथ, मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, आज भी इस प्रदेश के अंदर क्या कारण है 23 साल तक अभी तो चिन्हीकरण समाप्त नहीं हुआ? कितने शर्म की बात है। दूसरी बात, आज भी मैं कह रहा हूं 70% का पालन नहीं हो रहा है। राजधानी मेरे पास नहीं है, मेरा भू कानून, मेरा मूल निवास मेरे पास नहीं है। आज भी आप ये देखिए ना, दिगंबर नेगी जी अपने व्यक्तिगत हितों को लेके अपने जो है उसके हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से अपने यहाँ कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं, कल्चर बिल्कुल वैसी खेती तैयार कर रहे हैं। ये जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो ये व्यक्तिगत एफर्ट से कर रहे हैं, लोगों के साथ कंबाइन से कर रहे हैं। सूरज सिंह नेगी जी अपने यहाँ पूरे पूर्व प्रधान रहे, उनके अध्यक्ष रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों ने ऐसे मेहनती लोगों को भी इग्नोर किया है। जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। चाहे यूकेडी की मैं बात करूं, यूकेडी को सत्ता मिली थी, लेकिन उनको मुझे लगता है कि राजनीतिक परिपक्वता के कारण वो चाहते तो 6 महीने पहले इस्तीफा देते, वापस देते कि भाई हमारी जो है राजधानी की मांग पूरी नहीं हुई। पूरी सत्ता का भी आनंद दो, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं है। सत्ता की तो सारी लड़ाई है और सत्ता की लड़ाई है तो सत्ता की लड़ाई के लिए आप अपने अधिकार लीजिए। जब दूसरी पार्टियां कर सकती हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल क्यों नहीं? और आज हमारे मूल निवास से लेके तमाम जो है, आप ये देखिए शहीद परिवार पीड़ित है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई प्रदीप कुकरेती अकेला खड़ा है, वो इसमें ऐसे हजारों लोग हैं और 2-3 महीने से जो बेचारे जिनका रोटी इसी पे चलती है, उस सम्मान पेंशन पे, 2-2.5 महीने से अभी पेंशन जारी नहीं हुई है। और अगर भत्ता एक दिन लेट हो जाए तो विधायक और सांसद जो है सुबह ही वहां पे जो है अंगड़ाई ले लेंगे वहां पे। तो कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ अधिकारी इस प्रदेश को दीमक लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल जनप्रतिनिधियों पे खड़े होते हैं। अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ जिस तरह का जो कल्चर बन गया है जनप्रतिनिधियों का, यहाँ जैसे मायावती स्टाइल का नेता चाहिए, जो मैं कहूं कि अधिकारियों को बिल्कुल सूर तो धूर तरीके से उसमें जो वो होता है कि सुबह मुझे ये काम चाहिए तो वो अधिकारी करके देगा, अन्यथा उस बदतमीजी के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आपने जो सवाल उठाए वो बहुत गंभीर सवाल थे, आपने अपना भी योगदान बताया, सूरज सिंह नेगी जी ने भी अपनी स्टोरी बताई कि किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया लेकिन अभी तक उन्हें जो है वो प्रमाणिकता नहीं मिल पाई है कि वो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। आपने जो फेस किया है, आपने किन किन लेवल्स पे जाके, अगर मैं यूकेडी से हटके राज्य आंदोलन की बात करूं तो किन किन लेवल पे जाके आपने ये डिफाइन करने की कोशिश की है कि आप भी राज्य आंदोलन का हिस्सा रही हैं और कहां कहां आपको फैसिलिटी मिल सकती है? नहीं, देखिए ये बात एक बात बीच में अभी आई थी कि ये जो राज्य आंदोलन हुआ था उस समय किसी के भी माइंड में ये मंशा नहीं थी कि मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या मुझे कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। ये सब किसी के भी दिमाग में नहीं था। और अपनी अगर मैं बात करूं तो मैं राज्य आंदोलन में सक्रिय रूप से नहीं थी अवेलेबल, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है तो 4 दिन के लिए मैं भी गई। अगर सोचिए उस धरना प्रदर्शन में मेरी फोटो आ जाती कहीं से या बाई चांस वहां पे पुलिस की लाठीचार्ज हो जाता और मुझे कहीं पे चोट लग जाती, तो मैं वहां पे अपने आप को एक आंदोलनकारी कह के शायद आज किसी पोजीशन पे बैठी होती। तो मेरे कहने का मतलब
मतलब ये है कि आज जो हमारा जो राज्य है ये बहुत ही आंदोलन और बहुत ही संघर्ष, आप पिक्चर्स देखिए, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आज चिन्हित होने की जो जिसके लिए इतनी दूर दूर से वो लोग आते हैं। सोचिए जो व्यक्ति मतलब इतना बुजुर्ग होने के बाद आज इतनी दूर आया है, इतनी गर्मी के मौसम में खड़ा है, हर आंदोलन में आज तक 23 साल अपना राज्य बनने के बाद भी आज वो लड़ाई लड़ रहा है। तो सोचिए उसके क्या परेशानी होगी, क्या वो कुछ पैसों के लिए लड़ रहा होगा? नहीं, वो अपने जो आने वाली जो उसकी पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए लड़ रहा है कि क्यों नहीं मैं जिस आंदोलन में जब मैंने अपनी जवानी खपाई तो क्यों नहीं मेरे बच्चों को अपने ही राज्य में सरकारी नौकरी मिल रही है, वो इसके लिए आज यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सोचना जी, आप क्या कहते हैं कि उस समय पर किसी की मंशा ये नहीं रही होगी, लेकिन सवाल तो आज 23 साल बाद वही उठ रहा है। आज मैं यही आज ये मंशा है कि किसी तरह से चिन्हीकरण हो जाए, किसी तरह से 10% क्षैतिज आरक्षण मिल जाए। यही बात लेकिन अब आप ये बताइए कि पुराने जो बहुत बुजुर्ग राज्य आंदोलनकारी रहे थे वो तो इन सब तक पहुंचते नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी, जिस प्रदेश के लिए, वो प्रदेश वो है ही नहीं जिसकी मांग हमने करी थी। ये तो कोई अलग ही प्रदेश है जो चल रहा है। वही बात हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के साथ शुरू से ही धोखा होता आया है। आज ये देखिए कि नेगी सर कह रहे हैं कि मैं अपने एक सम्मान पत्र के लिए आज तक भटक रहा हूं। तो सोचिए, सम्मान पत्र इशू नहीं है। सम्मान पत्र देखिए, सम्मान तो सभी लोग जानते हैं कि आप आंदोलनकारी रहे हैं। आज क्वेश्चन ये है, और उन सभी आंदोलनकारियों से क्वेश्चन है जो अपने आप को कहते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि 23 सालों में आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों आपको अल्पसंख्यक कर दिया गया है? आप क्या इस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारे जो हमारे मूल निवासी हैं, जिनके लिए उत्तराखंड राज्य बना, आज वो मूल निवासी यहाँ पे है ही नहीं। आप देखिए, आज तो ये उत्तराखंड खाला का घर बना हुआ है, जो आता है वो यहाँ पे स्थायी निवासी आके बन जाता है। यहाँ का मूल निवासी कहाँ है, उसके अधिकार कहाँ हैं? हम 70% आरक्षण की बात कर रहे हैं उद्योगों में। हमारे बच्चे तो आज भी इस प्रकार से उन जो इंडस्ट्री जहाँ पे लगाई गई हैं वहां पे इस प्रकार से जाते हैं कि किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हो, क्योंकि वहां पे तो आज भी जो यूपी से सटा हुआ है हरिद्वार, उन लोगों को फायदा मिल रहा है। हमारे लोगों को तो आज भी पहाड़ से नीचे उतर के आना पड़ रहा है। तो हमारे लोगों के लिए हम क्यों नहीं बात कर रहे कि हमें हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दो ना? तो हर एक पर्सन आंदोलनकारी था, हमारा मूल निवास हमें दे दो ना। हम इन चीजों के लिए आज हमें लामबंद होना पड़ेगा। और जो धोखे की बात मैं कर रही हूँ, आप ये सोचिए कि कुछ लोगों को चिन्हित कर दिया गया, कुछ लोगों को पेंशन दे दी गई, कुछ लोगों को नौकरियां दे दी गई और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। क्यों? क्या? ताकि आपस में मनमुटाव रहे, आपस में जो इनका बंटवारा हो जाए। एक प्रकार से सब बटे हुए हैं। बिल्कुल। अगर सोचिए, अगर ये साथ मिलके इन मुद्दों के लिए, जिन मुद्दों के लिए राज्य बना था, इन मुद्दों की बात करेंगे, तो क्या कोई अधिकारी ये है जो इस प्रकार से इस जो अपनी नौकरशाही आज यहाँ पे हावी हो रखी है, क्या इस प्रकार से हावी हो सकती है? और दूसरा सवाल, जब हम जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि आप हिमाचल से कंपेयर कर लीजिए। हिमाचल में कभी भी मैं वाली बात नहीं होती है, हिमाचल में हमेशा हम की बात होती है। अगर वहां पे आज देखिए हर घर से सरकारी नौकरी जाती है। आप हिमाचल को, अगर आप हिमाचल में चले जाएं ना, तो आपको लगता है कि आप एक ऐसे समृद्ध प्रदेश में हैं, और उसके लिए वहां के जनप्रतिनिधियों ने कोशिश की है। हमारे रावत जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से मैंने सवाल किया था पहले भी कि कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी, पैरवी सबकी तरफ से हुई थी, जो भी सरकारें आई पैरवी सब ने करी, लेकिन रोक जो लगाई गई थी, कहा गया था सेक्शन 14 और 16 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 और 16 का। आपको लगता है कि यही पेच है जिसकी वजह से जो तमाम सरकारें कोशिश कर रही थी या कर रही हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है? विजेंद्र रावत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संपर्क यहाँ पर टूट गया है। मैं आपके पास आऊंगी दिगंबर नेगी जी। यहाँ पर जो आपने साफ गोई से ये बात कही कि कोई भी, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, तो आखिर ऐसे वादे करने क्यों हैं कि जो आप आगे जाके पूरे नहीं कर सकते हैं? पहले हर घर से एक सरकारी नौकरी में व्यक्ति होता था, सरकारी नौकरी सबको चाहिए थी, लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसे वादे करते क्यों हैं कि सरकारी नौकरी, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं मिल सकती है? देखिए, एक कहावत है, इनकलाब तेरा दस्तूर निराला, मंजिलें उनको मिली जो शरीके सफर न थे। चाहे वो राज्य आंदोलन हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो। और जिन लोगों का राज्य निर्माण आंदोलन में दूर दूर तक का भी कोई नाता नहीं था, आज वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं,
पॉलिसी मेकर बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये भी तय है कि वो लोग कैसी पॉलिसी बनाएंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। मैं अपने आंदोलनकारी साथियों और इस प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि 21 वर्ष की आयु में मैंने एक आंदोलन में पुलिस की गोली का शिकार हुआ मैं, परंतु मैंने सरकारी नौकरी के ऑफर को ठुकरा दिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारी बहुत सक्रिय भूमिका रही, परंतु मैं कभी डीएम के ऑफिस में अपने लिए सर्टिफिकेट बनाने नहीं गया। रीजन सर? क्योंकि मुझे अपने पे हमेशा से विश्वास था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं अपने लिए स्वयं का रोजगार खड़ा करूंगा। और ईश्वर की कृपा से एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होने के बावजूद भी अपने परिजनों के सहयोग से, अपने मित्रों के सहयोग से और ईश्वर की कृपा से मैंने एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया है, जिसमें 100 के लगभग लोगों के सहयोग से 2000 स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। और फिर जब ये हमारा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो गया तो फिर हमने जब पहाड़ में पलायन की चुनौती को देखा, तो मेरा जो मूल गांव है वहाँ पे 2018 से रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, वहाँ पे किसानों की आजीविका को सुधारने के लिए, ताकि वो उनको गांव में रोजगार लेकिन मिले ये और आपका कैलिबर वापस न था, जाएं। ये आपका कैलिबर था सर, आपको सुन तो अपने पे लीजिए, सुन विश्वास लीजिए, है, सुन लेकिन लीजिए, सुन कितने लीजिए। ऐसे लोग होते हैं जो आपके नक्शे कदम पे चल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपने पर विश्वास है? विश्वास होते हुए भी कितने देखिए, लोग अपना काम कर पाते हैं? मैं देखता हूँ, आज भी देख रहा हूँ कि उत्तराखंड के हर ब्लॉक में 2-3 बहुत नौजवान लोग जो कि किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं, स्व की प्रेरणा से अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पर वहाँ पे अपना कारोबार काम धंधा उन्होंने खड़ा किया है। बहुत अच्छा वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म के सेक्टर में काम कर रहे हों, चाहे वो ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हों, क्योंकि यही मेजर फील्ड है उत्तराखंड में जहाँ पे रोजगार है। और यहाँ तक कि बहुत अच्छी डेयरी भी पहाड़ के अंदर भी लोग चला रहे हैं। तो उस प्रकार से हमारे जो आंदोलनकारी साथी, क्योंकि इनके अंदर एक हौसला है, लीडरशिप की क्वालिटी है, और वो सरकार के जिस दफ्तर में भी वो खड़ा हो जाएंगे, निश्चित रूप से चाहे वो उद्योग विभाग में जाएं, चाहे हॉर्टिकल्चर के विभाग में जाएं, चाहे पशुपालन के यहाँ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका अधिकारी उनको सहयोग करने के लिए आगे बढ़ेगा। और जितना समय हम जो है एक पहचान पत्र बनाने के लगा रहे हैं, जितनी ऊर्जा हम उसमें लगा रहे हैं, उतने समय में हम 10 लोगों को रोजगार देने का साधन अब तक जुटा चुके होते हैं। तो क्या आप क्या कहेंगे? आपने कहा ये सिर्फ लोग अपनी उम्र से फिसले बिता रहे थे कि इनका सर्टिफिकेट बन जाए, कि आपको नहीं लगता कि इनमें से कई ऐसे लोग होंगे? आपने कहा कि अगर इतना ही समय वो अगर इसमें लगाते हैं कि कैसे रोजगार बनाना है, आपने यही तो कहा है। स्वरोजगार की ओर ध्यान देने की जरूरत है, स्वरोजगार के। लेकिन वो भी तो होंगे जो एग्जाम्स क्रैक करने के लिए बैठे होंगे, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर एग्जामिनेशंस में इतना सारा धांधली हुई, इतना इरेगुलर था एग्जामिनेशन की, उसमें भी लोगों को ये श्योरिटी नहीं थी कि हमको एग्जाम पास करके भी नौकरी मिल जाएगी। आप ये भी देखिए ना, तो कहां से कहीं एक श्योरिटी तो मिले। अब इस बात को हमें प्रैक्टिकल वे में लेना पड़ेगा, चाहे वो रेलवे बोर्ड का हो, ये तो छोड़िए, जो टीसीएस है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें भी पिछले दिनों नियुक्ति में घोटाला हो गया। उन्होंने जो आउटसोर्सिंग कंपनी रखी थी, जो उनके यहाँ भर्ती करती थी, उसमें भी घोटाला हो गया, क्योंकि उसके जो टीसीएस के बड़े अधिकारी हैं, वो उस एजेंसी से रिश्वत ले रहे थे। जहाँ पे एक अनार और 100 बीमार के, यहाँ तो 100 नहीं, यहाँ तो 10,000 बीमार है। एक वैकेंसी का केस में 1000 लोग आ रहे हैं। तो वहां पर तो जो खुद कंपटीशन कर रहे हैं बच्चे, मैं क्योंकि अपने भाई भतीजे भी जो हमारे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं देखता हूँ पहाड़ों में जो पढ़ाई का जो स्तर है वो इतना बुरा हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि जो उत्तराखंड आज देश के प्रधानमंत्री को एनएससी दे रहा है, जो विपिन रावत दे रहा है, वो उस उत्तराखंड में आज बच्चा 8वीं में पढ़ता है, परंतु वर्णमाला नहीं जानता है। ठीक है, प्रदीप, अल्फाबेट्स नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और उस बच्चे को आज देहरादून के अंदर डिफेंस के नाम पे इतनी एकेडमियां खुल गई हैं, इतनी एकेडमियां खुल गई जो कि धोखा है एक प्रकार का। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जैसे बच्चे कोटा जा रहे हैं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, एक धोखा है, ऐसी एक आडंबर देहरादून के अंदर डिफेंस एकेडमी के नाम पे चल रहा है कि आपके बच्चों को फौज में अफसर बनाएंगे, सपना दिखा के यहाँ
गरीबों को बच्चों को ला रहे हैं, गरीबों को बच्चों को यहाँ इंजीनियरिंग करा रहे हैं, पैसे खर्च करा रहे हैं, बाद में नौकरी 5,000, 10,000, 15,000 की भी नहीं मिल रही है। सर हाकम क्यों? सिंह जैसे लोग तो आपके भाजपा में ही क्योंकि मिले ना। बैकग्राउंड उनका इतना वीक है। देखो हाकम सिंह की जरूरत उनको पड़ती है जो वीक है, कमजोर है, शॉर्टकट मतलब तरीका अपनाता है, हाकम सिंह मेहनत की करके जरूरत मेरिट भाजपा को बेस है। मेरिट पे भाजपा को आने है वाला हाकम लड़का सिंह की कभी जरूरत। हाकम सर, सिंह के दरवाजे पे नहीं जाएगा। स्वरोजगार तो आप ही लोग दे रहे हैं ना हाकम सिंह ऐसे के लोगों दरवाजे को। पे वो लड़का जाएगा जिसको मेरिट पे विश्वास नहीं होगा, अपने विश्वास नहीं होगा। सर अभी आप कह रहे हैं कि ठीक शिक्षा है का ना? स्तर उत्तराखंड के अंदर खराब है, आप ये बताइए कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैडम आप भी हैं, आप भी 2-2 सरकारों में रही हैं। इस बात को सर, मलाई मैं- खा करके भूल आप- जाना बहुत आप बुरी बात सवाल है। ये नहीं है कि मैं जिम्मेदार मलाई हूं कि चाटने नहीं के हूं। बाद सब- ये यूपी सवाल की बहुत ये अच्छी है- आदत है कि सवाल- हम क्रांतिकारी आंदोलनकारी सर, बन जाते हैं सवाल ये तुरंत, है कि और मलाई शिक्षा का खाने के स्तर लिए सबसे अगर पहले आ खराब जाएंगे। है, तो कांग्रेस क्या की सरकार होगी, भाजपा आपने इसके लिए उसमें कुछ मलाई कर खाई, रही है? आप बीजेपी की सरकार सरकार में है है। उसमें मलाई खाई। सर सवाल तो तो आपने उस समय क्यों चाहे इन कोई बातों को सत्ता कहा? में रहे या न छोड़ रहे, दो सवाल तो सरकारों वही को, सवाल तो बोलते वही हम उठता जो है। है इस प्रदेश के लिए ठोस भू कानून चाहते हैं, हम इस प्रदेश के नौजवानों के लिए सर, रोजगार आप की सही क्या- नीति चाहते सर, हैं। क्या बात कर क्यों रहे नहीं हैं? छोड़ी भू आपने कानून की सत्ता उस आप पीरियड में? बात करें भू कानून हमारे जब आप पास नहीं सत्ता है, में थे गैर आपने हमारे क्या, पास नहीं है, अरे सरकार आपके सरकार मंत्री पे आपकी तो है और आप रामदेव सवाल ने आरोप हमसे कर रहे लगाया हैं। कि आप मुझसे सवाल लैंड यूज हमसे चेंज कर रहे करने हैं। के इसने 2 लाख रुपए बीघे सर, ये मांगे हैं। सोचिए आप खुद ही सोचिए, ये तो आप आपके अपने मंत्री बल पे राजस्व जो कुछ मंत्री कर के रहे हाल हैं थे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप अपने बल पे जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज ये आप तो यहाँ पे आपके भाजपा के राजस्व मंत्री प्रवक्ता के बन हाल के बैठे थे हैं। ठीक है। आज कि आप बाबा प्रवक्ता रामदेव ने जी उस के पे आरोप प्रवक्ता लगाया बन कि के बैठे हैं। इसने आप 2 ये लाख रुपए बताइए बीघा कि सरकार लैंड यूज क्या कर रही ट्रांसफर है इन का चीजों मांगा के है। लिए? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन लड़कों ने हमारे यहाँ कंपटीशन दिया हुआ था, कंपटीशन दे के निकले थे, और 14 लोगों का जो सुलंघन आया था वो महिला आरक्षण में भी वही चीजें थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी को जब कहते हैं कि ये चीज करनी है, तो वो अधिकारी वो चीज करके दिखाता है। हमारे 4 आंदोलनकारी ऐसे थे जिनको की नौकरी पर लगते हुए 2 से 3 महीने और 7 महीने में बाहर निकाल दिया गया। तो ये मतलब इस प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है, और आज भी कई लोग कतार में पढ़ाई लिखाई काम करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम मेरा निवेदन है नेगी जी कि आप एक ड्राफ्ट बना के, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल आदमी हैं, तो मैं पहले नेगी जी होते थे तो मैं नेगी जी को भी कांग्रेस सरकार में ये कहता था, तो आप एक ड्राफ्ट बना के दें कि कम से कम इन चीजों पे सरकार की किरकिरी ना करवाएं, ऐसे अधिकारियों को तत्काल ट्रांसफर करें आप। 13 के 13 जिलों में क्या कारण है कि ऐसे अधिकारी अपने जो है हावी हो रहे हैं, या जो मानक बनाए गए उन मानकों पे खरे क्यों नहीं उतर रहे, उस मानक के अनुरूप ये क्लियर करें। सुशीला बलूनी जिस कैबिनेट में बैठी हो, जिस बोर्ड में बैठी हो, अगर उन्होंने किसी ऐसे कागज में तो साइन नहीं करे होंगे। इतनी बड़ी हिमाकत होगी कि जिलाधिकारी देहरादून के उसमें, और उसमें सुशीला बलूनी जैसी दिग्गज उस कमेटी में बैठी हुई थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो लिस्ट जो है लिंगर ऑन कर दी जाती है। तो ये तो इतने जो है मतलब इतने 84-85 साल की बुजुर्ग अवस्था को आप देखिए, मतलब 80-80 साल 90 साल की वो, इसमें ऐसा नहीं है कि जितने लोग आए हुए चिन्हित नहीं हो रखे हैं, ये उन लोगों के लिए आए हुए हैं, सूरज सिंह नेगी जी जैसे लोगों के लिए भी आए हुए हैं कि जिनके प्रार्थना पत्र जमा है, कई बिस्तर में पड़े हैं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले सूरज सिंह नेगी जी, 23 साल हो जाते प्रदेश को बने हुए, जहां हमें बात करनी होती है विकास की, जहां हमें डेवलपमेंट की, राज्य ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा, हम फिर भी 23 साल बाद यही बात बोल रहे हैं कि चिन्हीकरण नहीं हुआ, 10% क्षैतिज आरक्षण जो मांगे राज्य आंदोलनकारियों की थी वो पूरी नहीं हुई, और कंपैरिजन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश से, हर बार हिमाचल प्रदेश से। तो क्या हमें छोटा महसूस नहीं करना चाहिए कि एक प्रदेश हमारे जितना पहाड़ी राज्य है, लेकिन वो तो अपने में सक्षम है, और हमारे वहां सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे? देखिए दिव्यदर्शनी, ये जितने भी लोग सत्ता में रहे हैं उनके लिए भी चिंता का विषय है, और पिछले 6 सालों से जो प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, क्योंकि जो अल्पमत की सरकारें हैं उनमें कई सारी दिक्कतें होती हैं, और जब प्रचंड बहुमत की सरकार हो, केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार हो, वो भी प्रचंड बहुमत की सरकार हो, और उसके कार्यकाल में जो है 6 साल तक 7 साल तक जो है जो विधेयक है हमारा राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण का, वो राज्यपाल के पास पड़ा रह जाता है, उसको कोई सुध लेने वाला नहीं है, और सरकार उस पर नहीं सोचती है। और आज भी हम राज्य बनने के 22 साल बाद भी वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो है आरक्षण चिन्हीकरण हो। क्यों नहीं हम लोग एक ही बार में, हमारे पास LIU है, हमारे पास सारे तंत्र हैं कि कौन रहा कौन नहीं रहा, रिकॉर्ड हैं, और जो हमारे आज तो बहन सुशीला बलूनी जी हमारे बीच में नहीं है, रणजीत सिंह वर्मा जी जो सर्वमान्य नेता थे यहाँ के, वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो है आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु जो आंदोलनकारी वो बेदुनियाल
वो आज हमारे बीच में नहीं रहे आंदोलनकारियों में। कई सारे ऐसे आंदोलनकारी हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, पर उन लोगों के साथ में ओमी उनियाल हैं, वो भी तमाम आंदोलनकारियों को देहरादून के जानते होंगे, ऐसे ही हमारे पूरे प्रदेश में है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि एक ही बार में जो गलत तरीके से आंदोलन का लाभ ले चुके हैं, चिन्हीकरण की प्रक्रिया में अपनों को सम्मिलित करा चुके हैं, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और जो जेन्युइन लोग हैं उनको जो है चिन्हित आंदोलनकारी जो है का दर्जा मिलना चाहिए। और ये 10% आरक्षण जो है हमारे उत्तराखंड का अधिकार है, आंदोलनकारियों का अधिकार है, कोई भीख नहीं है, इनका अधिकार इनको मिलना चाहिए और सरकार को तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। विजेंद्र रावत जी, आपसे शुरू करूंगी। क्या लगता है ये प्रदर्शन जो हुआ है, घेराव हुआ है, ज्ञापन एक बार फिर सौंपा गया है, क्या उम्मीद लग रही है आपको कि आगे इस पर काम होगा और कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? संपर्क टूट गया है। आप दिगंबर नेगी जी क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे उन लोगों को जो अपने लंबे समय से मांग कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, परेशान बैठे हैं कि हमारी ये समस्या का समाधान कब होगा? प्रदीप कुकरेती जी के नेतृत्व में जो हमारे आंदोलनकारी साथियों ने जो आज प्रदर्शन किया, लोकतंत्र उनका अधिकार है और मैं उन सभी साथियों को आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड की जो प्रदेश सरकार है वो राज्य आंदोलन के कार्यों के प्रति शुरू से ही संवेदनशील रही है और उनके जितने भी मांगे हैं उन सब पर संवेदनशीलता के साथ अतिशीघ्र निर्णय लेकर के उन सबको एक सुखद समाचार जल्दी प्राप्त होगा। बिल्कुल। प्रदीप कुकरेती जी, शॉर्ट पे फाइनल कमेंट सर। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट पूरे भारत ही नहीं विश्व तक वो ऐड चला गया है। तो कम से कम जो लिखा गया है उसको पूरा करने का प्रयास करें और पूरे जितने भी लंबित मांगे हैं वो दिगंबर नेगी जी की बात से मैं सहमत हूं। अगर वो चीज वो आश्वस्त कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप में उनका स्वागत अभिनंदन होगा। बिल्कुल। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, फाइनल कमेंट मैम। देखिए, हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमें भाजपा से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, चाहे वो भू कानून को लेके कमेटी की बात हो, चाहे वो दीक्षित आयोग कमेटी की बात हो, चाहे वो गैरसैंण की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। तो ये आश्वासन तो झूठे हैं, ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज मुझे मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी कि सभी लोगों को लामबंद होके जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं इन पे बात करनी होगी और अगर ये सॉल्यूशंस हो जाते हैं उत्तराखंड के तो मुझे लगता है कि बाकी की जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। सूरज सिंह नेगी जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के जो मांगे हैं, चिन्हीकरण है और क्षैतिज आरक्षण है, इस पर सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए और जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनको सड़क पर न उतरना पड़े, इसका जो है प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की किस तरीके से एक बार फिर राज्य आंदोलनकारी लामबंद हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर, 10% क्षैतिज आरक्षण हो या फिर चिन्हीकरण की मांग हो। लगातार यही बात कही जा रही है कि 22 साल बावजूद भी अगर ये मांग पूरी नहीं हो रही है तो इसे जल्द पूरा करना चाहिए और जो जहां पर पेच फंस रहा है उसे जल्दी क्लियर करना चाहिए ताकि हम कम से कम इससे आगे बढ़ा जा सके। 22 साल भी हम वहीं के वहीं पर खड़े हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, चिन्हीकरण होना चाहिए। तो उम्मीद यही की जाती है कि आगे आने वाले समय में जो पेच फंसे हुए हैं उसे क्लियर किया जाएगा और उन मांगे मानी जाएंगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।